हेलो बच्चों, हाउ आर यू। माय नेम इज अशोक कुमार यादव और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल बेसिक केमिस्ट्री टीच योरसेल्फ पर। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ये एसिड बेस एंड साल्ट। ये जो कक्षा 10 का जो ये दूसरी यूनिट है यूके बोर्ड के लिए, और इसमें बेसिकली आज हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल या एसिड्स के बारे में। अम्ल या एसिड्स क्या होता है? आपने एक बहुत पुरानी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि अम्ल साथ में इकट्ठे होते हैं। तो अब वो डेफिनेशन बहुत पुरानी हो गई है। वो छोटे स्तर की डेफिनेशन थी। यहाँ पर जो है हम 10th के हिसाब से एक डेफिनेशन लिखाएंगे, तो वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, वो जो अम्ल साथ में इकट्ठे होते हैं, और वो डेफिनेशन बहुत पुरानी हो गई है। ये एक नई डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते। यानी मान लीजिए कोई भी एसिड लेते हैं आप और उसको जल में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तो क्या देगा? H+ आयन देगा। क्या देगा आपको? H+ आयन देगा। और H+ आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देगा, तो क्या होगा? एसिड होगा। जैसे बहुत सिंपल, जैसे हम HCl की बात करते हैं, HCl गैस, जब हम इसको जल में घोलेंगे तो ये H+ और क्या देगा आपको? Cl-। ध्यान रखिए, जब तक ये गैसीय अवस्था में रहेगा इसमें H+ और Cl- आयन देने की क्षमता नहीं होगी, लेकिन जब उसको आप जल में घोलेंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या देगा आपको? H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। तो चूंकि HCl आपको H+ आयन दे रहा है, इसलिए क्या ये अम्ल है। और एक बात का और ध्यान देंगे कि H+ आयन जो होता है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। इसलिए क्या करता है? तुरंत ये वाटर से रिएक्शन करता है। H2 में अगर एक H और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? H3, और ये प्लस आपका ऐसे ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा आपका? H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। यानी सही डेफिनेशन ये होगी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब अम्ल का जलीय विलयन तैयार करते हैं तो जल में धीमे धीमे बूंद बूंद करके अम्ल डालते हैं। आप अम्ल में कभी भी जल नहीं डालेंगे तो विस्फोट होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो एक क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। यानी अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या देंगे आपको? H+ आयन देंगे। अब थोड़ा अम्ल के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड या अम्ल के प्रकार। प्रकार कौन कौन से हैं? ये जनरली 2 प्रकार का होता है। एक होता है दुर्बल, एक होता है आपका प्रबल। देखिए, दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में बहुत कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। जैसे HCOOH, CH3COOH से बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल और इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल, और ये लाल चींटी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल चींटी में। और ये एसिटिक अम्ल, इसको सिरका भी बोलते हैं। और चाउमीन खाते हैं तो चाउमीन में क्या डाला जाता है? सिरका डाला जाता है। ये वही अम्ल है आपका। और ये लाल चींटी में भी क्या होता है आपका? ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो जब इसका आप आयनन कराएंगे HCOOH का, इसको जब आप जल में घोलेंगे तो ये देगा HCOO- और प्लस क्या देगा आपका? H+। तो ये जो H+ की जो संख्या प्राप्त होगी बहुत ही कम होगी, 5% ही आपको मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे आप 100 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 100 में से केवल 100 मॉलिक्यूल में से केवल क्या होंगे? 5 ही जो आपके मॉलिक्यूल जो है आयन में टूटेंगे और क्या बनाएंगे? H+ आयन बनाएंगे। 95 जो है वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि लगभग इसकी ये जो जल में घोलने पर 5% ही टूटता है। तो 95% क्या रहेंगे आपके? अवयोजित रहेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि HCOOH को जब जल में घोला जाता है तो विलयन में क्या क्या होगा? तो विलयन में क्या क्या होगा? आयन तो होंगे ही, साथ में क्या होंगे? HCOOH के क्या होंगे? अणु भी होंगे। क्यों? क्योंकि भाई 5% तो आयन में कन्वर्ट होंगे, 95% तो क्या रहेंगे? वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जो दुर्बल अम्ल होते हैं उनके विलयन में क्या होते हैं? आयन भी होते हैं, साथ में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो सिरके का अम्ल बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल विनेगर कहा जाता है। उसको ये लाल चींटी में पाया जाता है, इसलिए जब चींटी काटती है तो बहुत तेज जलन होती है। उसके पीछे रीज़न यही है कि लाल चींटी में क्या पाया जाता है? आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा देखिए, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या होते हैं? आयनों में टूट जाते हैं, यानी अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। जैसे आपका HCl, इसको जल में घोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? H+ और Cl-। यानी यहाँ पे अगर आप 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो 100 ही H मिलेंगे और 100 ही क्या मिलेंगे आपको? Cl-। यानी पूर्ण रूप से क्या होगा? जल में टूट जाएगा। तो ऐसे अम्ल क्या होंगे? आपके प्रबल अम्ल होंगे। यानी अगर आपसे कहा जाए कि HCl के जलीय विलयन में क्या होंगे, तो केवल क्या होंगे वहाँ पर? आयन, क्योंकि सारे के सारे अणु क्या होंगे? आपके आयन में टूट जाएंगे, जबकि
दुर्बल अम्ल में क्या था, आयन भी थे और साथ में क्या थे, उसके अणु भी मौजूद थे। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। HNO3 ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक। HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्या है इसका नाम। और H2SO4 क्या हो जाएगा आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक और होता है H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल। जब एक O ज़्यादा होगा तो एक लगाएंगे, जब एक O कम हो जाएगा तो अस लगाएंगे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है इसलिए सल्फ्यूरिक, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है इसलिए सल्फ्यूरस। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इन्हीं मोस्टली हमें इसी का अध्ययन करना है। हालांकि और भी बहुत से एसिड हैं। तो प्रबल अम्ल कौन है, जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, जल में घोलते हैं तो बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल कौन से हैं, जो जल में घोलने पर क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, अब ये पहचान कैसे करेंगे कि कोई चीज़ अम्ल है। किसी चीज़, मान लो आपको बीकर में या गिलास में भर के दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो अम्ल है, क्योंकि आप दूरबीन से देख नहीं पाएंगे भाई H+ आयन देता है, दूरबीन से थोड़ा दिखाई देगा आपको H+ आयन कि H+ आयन दे रहा है। तो उसको पहचानने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं, इंडिकेटर्स। किसका प्रयोग करेंगे, इंडिकेटर्स का। ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इंडिकेटर है आपका लिटमस। क्या पढ़ा आपने, लिटमस पढ़ा है। आप जानते हैं कि जैसे ही किसी लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो लाल किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रेड में। ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रेड में। नंबर 2, एक केमिकल होता है आपका मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज एक केमिकल होता है, इसका विलयन बनाएंगे। उस विलयन में क्या डालेंगे आप, अम्ल की 2-4 बूंदें डालेंगे तो विलयन भी कैसा हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। वैसे येलो कलर का होता है और अम्लीय विलयन के लिए कैसा हो जाएगा आपका, रेड कलर का हो जाएगा। नंबर 3, एक होता है यूनिवर्सल सूचक। यूनिवर्सल सूचक जो है बहुत सारे केमिकल्स, बहुत से पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। तो इस विलयन में भी जैसे ही अम्ल की 2-4 बूंदें डालेंगे तो ये विलयन भी कैसा हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली में एसिड जो है कैसा कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है, क्योंकि रेड जो है खतरे की निशानी है और अम्ल भी कैसा होता है आपका, खतरनाक होता है। तो लिटमस, ये ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। मैथिल ऑरेंज को भी रेड कर देगा। और यूनिवर्सल एक सूचक होता है, ये भी क्या करता है, उसको रेड करता है। मान लीजिए एक बीकर में आपको अम्ल दे दिया जाए और आपको पहचानने के लिए कहा जाए तो आप एक लिटमस पेपर लेना, उस बीकर में डालना, तो नीला लिटमस पेपर क्या जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। या मान लीजिए अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक मैथिल ऑरेंज का सोल्यूशन लेना और ड्रॉप से उसमें 2-4 बूंद एसिड की डालना, वो मैथिल ऑरेंज कैसा हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। या फिर एक यूनिवर्सल सूचक आता है, उसमें भी डालेंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है pH स्केल, इसे हम आगे पढ़ेंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक pH स्केल होता है। एक और होता है फिनोफ्थलीन, ये भी एक केमिकल। इस विलयन में अगर आप डालेंगे मान लीजिए अम्ल की 2-4 बूंदें तो ये रंगहीन होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अम्ल को पहचानने की 4-5 विधियाँ हैं। नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। मैथिल ऑरेंज विलयन कैसा हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा। यूनिवर्सल सूचक भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन फिनोल्फथलीन क्या हो जाएगा आपका, वो रंगहीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अम्ल की जो है पहचान कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, सूचक की हेल्प से। तो सूचक कौन कौन से हो गए, नीला लिटमस हो गया, फिनोल्फथलीन हो गया, मैथिल ऑरेंज हो गया आपका, और यूनिवर्सल सूचक हो गया। एक चीज़ और, क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इंग्लिश में बेसिसिटी बोलते हैं। देखिए, जब आप अम्ल को जल में घोलते हैं तो अम्ल के एक अणु द्वारा उपलब्ध कराए गए H+ आयनों की संख्या, यानी आप जब अम्ल को जल में घोलेंगे तो आयनों में टूट जाता है, तो एक अणु जितना H+ आयन देगा वही क्या होगी, उस अम्ल की क्षारकता होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा अगर आप HCl की बात करते हैं, HCl को जब आप जल में घोलते हैं तो इसका एक अणु क्या करता है, केवल एक H+ आयन देता है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, एक होगी। कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि HCl की क्षारकता कितनी है, तो एक है। क्यों, क्योंकि इस केवल एक H+ आयन देगा। H2SO4 की बात करते हैं, ये कितने देगा, 2 H+।
और साथ में क्या मिलेगा आपको, सल्फेट आयन। HNO3 की बात करते हैं तो ये केवल एक देगा और बाकी क्या बनेगा आपका, NO3 माइनस क्या हो जाएगा, नाइट्रेट आयन। तो इसकी क्षारकता 1, इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2, और नाइट्रिक अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, मान लीजिए CH3COOH का, इसको आप जल में घोलेंगे तो उसको देख के लग रहा है कि इसमें 4H है, ये 4H देगा, ऐसा नहीं होता है, ये केवल एक ही H देता है। सिरके का अम्ल है ये, CH3COO माइनस और H प्लस। CH3COO माइनस क्या होता है, एसीटेट, इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन है ये। तो इसने कितने H प्लस दिया, केवल एक H प्लस दिया, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, 1 होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये 9th में आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, इसकी अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी। तो ध्यान रखिए वही वाला H जो है बाहर होगा, जो किससे जुड़ा होगा, आपका ऑक्सीजन जुड़ा होगा। तो यही वाला H बाहर होता है, इसलिए क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे अगर मैं HCOOH की बनाऊँ तो, जो लाल चीटी से मिल रहा था मुझे, तो यहाँ भी केवल क्या होगा आपका, ये वाला H बाहर होगा, तो इसकी क्षारकता भी कितनी होगी आपकी, 1 होगी। तो इस तरह से आप क्षारकता की पहचान कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, एक अणु द्वारा उपलब्ध कराए गए H प्लस आयनों की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी हम क्षारकता कहते हैं। HCl की क्षारकता 1 है, H2SO4 की 2 है, HNO3 की भी 1 है, CH3COOH की कितनी है, 1 है, और फॉर्मिक एसिड की कितनी है, 1 है। अब देखिए इसकी अभिक्रियाएँ, अम्ल की अभिक्रियाएँ या रासायनिक गुण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी केमिकल्स रिएक्शन है आपकी अम्ल की, आपको पता होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना भी चाहिए केमिकल रिएक्शन के बारे में। जो है जैसे हम प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, रासायनिक गुण या केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखिए। पहला, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। आपको ध्यान होगा 9th में आपने एक पढ़ी होगी सक्रियता सारणी। क्या था, KNA ऐसे करके एक श्रेणी थी आपकी, ठीक है, ये आपने एक सक्रियता सारणी पढ़ी होगी 9th में। जो है इसमें नीचे की ओर जाने पर धातु की सक्रियता क्या होती है, घटती है। धातु की सक्रियता क्या होती है, घटती है। ठीक है, इसमें धातु की सक्रियता जो है घटती है। इस बीच में एक H आ जाता है आपका, ये हाइड्रोजन। तो देखिए याद भी होगा आपको, मैं लिख देता हूँ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब इसको यहाँ से याद करेंगे, हाई कोर्ट है ए आपका। इसको यहाँ से ऐसे हाई कोर्ट है आपका, इसको इस तरह से याद कर लेंगे। केदारनाथ से के, केदार से के, नाथ से एन, CA, माली MG, आलू से AL, जरा से ZN, फीका। इस तरह से आप देख सकते हैं केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और हाई कोर्ट है आपका। तो है से HG, CU से कोर्ट, और A से AG, A से AU, और P से क्या हो जाएगा आपका, प्लेटिनम। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब उसमें क्या है देखिए, ये PB को छोड़ के जो H के ऊपर की सारी धातुएं हैं, ये जो है, ये जब भी ये अम्ल से क्रिया करेंगी तो कौन सी गैस देंगी, हाइड्रोजन गैस। H के ऊपर जो धातु हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अम्ल प्लस धातु क्या मिलेगी, एक तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तो मिलनी है, प्लस लवण, क्या मिलेगा आपको, लवण। ये लवण भी आप आगे पढ़ेंगे। किसी भी अम्ल से धातु की क्रिया कराएंगे तो एक तो H2 गैस आपको मिलनी है। इस एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम HCl लेते हैं, और ये कैसा होगा, तनु। कैसा होगा आपका, तनु अम्ल, पानी मिला हुआ अम्ल होगा। प्लस जैसे मैंने मेटल ले लिया जिंक, तो मुझे एक तो H2 गैस मिलनी है,
H2 गैस प्लस। अब Zn और जब Cl की रिएक्शन होगी, Zn Cl की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपका Zn Cl2। बैलेंस करते हैं, 2H है तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2, तो 2HCl प्लस Zn क्या बन जाएगा H2 प्लस ZnCl2। ध्यान रखिए H के ऊपर जितनी धातुएं हैं Pb को छोड़ के, सभी धातुएं जब भी तनु अम्ल से क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी आपकी H2 गैस बनाएंगी। एरो का मतलब क्या होता है गैस। और कोई एग्जांपल ले लीजिए, कुछ और ध्यान आ रहा हो तो, जैसे H2SO4 प्लस Mg तो क्या बन जाएगा, एक तो H2 तो बनना ही है गैस। अभी Mg और SO4 क्रिया करेगा तो क्या बनेगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा क्या बनना है लवण, एक H2 गैस आपकी जरूर निकलेगी। बेसिक ध्यान रखिएगा इसमें क्या निकल रही है आपकी H2 गैस। जब भी किसी अम्ल की धातु से क्रिया होगी तो क्या बनेगी आपकी H2 गैस। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, HNO3 जो है रिएक्शन नहीं देगा, ये HNO3 इस क्रिया को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रबल आक्सीकारक है। ये प्रबल क्या है, आक्सीकारक है। जो भी वहाँ से आपकी H2 प्राप्त होगी उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, जल में कन्वर्ट कर देगा। H2O क्या बना देगा ये H2O। ठीक है, बस दो ही धातुएं हैं जो से क्रिया करके जो है H2 देती हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक तो है मैग्नीशियम और एक है Mn। वो भी क्या है, बहुत ही तनु HNO3 से क्रिया करती हैं। यानी 1% आपका होगा, उसकी सांद्रता कितनी होगी 1% होगी। बाकी जो आपका 99 ग्राम जल होगा तो 1 ग्राम क्या होगा आपका HNO3 होगा। ये दो धातु ऐसी हैं जो बहुत ही डाइल्यूट HNO3 से क्रिया कर देंगी, आपकी H2 गैस देगी। नहीं तो बाकी कोई धातु जो HNO3 से क्रिया करके H2 गैस नहीं बनाती है। कारण ये है क्योंकि प्रबल आक्सीकारक है, तुरंत ही H2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, आइए। धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट से क्रिया। हाँ एक चीज़ और, जो पिछले रिएक्शन में मुझे ध्यान नहीं रहा बताने के लिए, जो आपका HCl प्लस Zn था तो क्या बना था H2 गैस प्लस क्या बना आपका ZnCl2। आप कैसे पता लगाएंगे कि H2 गैस बनी है, वो दिखाई तो देगी नहीं आपको भाई, दिखाई देगी आप कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए टेक्निक ये है, मान लीजिए कोई आपने बीकर लिया ये और इस बीकर में आपने जो है HCl भर लिया, ठीक है, और ऊपर से आपने जिंक डाल दिया, फिर यहाँ लगा दिया आपने एक कॉर्क, ठीक है, इसको बंद कर दिया और यहाँ से एक क्या ले ली, एक आपने नली ले ली इस तरह से ये, और यहाँ ले लिया आपने सोपी वाटर, साबुन वाला पानी। क्यों लिया भाई साबुन का पानी, क्योंकि साबुन के पानी में क्या होंगे, इसके बुलबुले बनेंगे, तो इसमें बुलबुले आपको प्राप्त होंगे। अब इसके पास मान लीजिए अगर आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास, पाइप को थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा, गैस पाइप थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा, गैस निकलेगी, उसके बाद मोमबत्ती लेके जाइएगा तो पटपट की आवाज़ आएगी। जैसे पटाखे नहीं फूटते हैं, इस तरह के पटाखे फूटते हैं, उससे पटपट की आवाज़ आएगी, तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि क्या है ये हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही ज्वलनशील गैस है। जैसे ही इसके आगे आप इस नली के आगे मोमबत्ती ले जाएंगे तो मोमबत्ती पे कैसी आवाज़ आएगी आपकी, पटपट की आवाज़ आएगी, मोमबत्ती क्या होगी आपकी, बुझ जाएगी। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, धातु कार्बोनेट। जब भी धातु कार्बोनेट से अम्ल की क्रिया होगी तो एक तो बनेगा लवण, एक बनेगा आपका CO2 और एक बनेगा आपका जल। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, दो चीज़ ध्यान रखिएगा, CO2 और जल जरूर बनेगा जब भी किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करेंगे। कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है CO3 जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर या चूना पत्थर। CaCO3 का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। इसकी अगर आप HCl से क्रिया कराएंगे तो दो चीज़ें बना लीजिए पहले, एक तो बन गया CO2 और एक क्या बन गया आपका वाटर, ठीक है। अब Ca और Cl बच गया। Ca और Cl देखिए कैसे होगा, Ca की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी कितनी होती है 1, 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा CaCl2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो CaCl2, ठीक है। तो कोई सा भी आप, और इसको सभी देंगे, चाहे HCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो। कुछ और ले लीजिए, इस बार हम कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए Na2CO3, हम ले लिया हमने H2SO4, तो दो चीज़ें तो बननी है, ठीक। अब ये Na2 और ये क्या हो गया SO4, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा ये।
तो समझ में आ गया होगा आपको। जब भी किसी धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से होगी तो क्या बनेगा, CO2 और जल तो बनेगा ही, साथ में क्या बनेगा आपका एक लवण बनेगा। नंबर 3, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट से एक बात का ध्यान रखिए, ये CO3 होता है, इसे बोलते हैं कार्बोनेट। इसके आगे एक H जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा SCO3 माइनस, क्योंकि H प्लस का होता है ना, तो प्लस और 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस। तो अगर कार्बोनेट के आगे H जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट से भी सेम वही रिएक्शन होती है जैसे कार्बोनेट से होती है। सीधे एग्जांपल लेते हैं, NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया सोडियम, ये क्या हो गया बाइकार्बोनेट। किसी एसिड से क्रिया कराइए तो ठीक वही आएगा, CO2 प्लस H2O और ये वाला Na और ये वाला Cl क्या बन जाएगा आपका, NaCl। ठीक है, इस तरह से क्रिया हो गई। नेक्स्ट है आपका, अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या है देखिए, जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से होती है तो एक तो लवण बनता है और एक क्या बनता है, जल। क्षारक क्या होता है, धातु का ऑक्साइड हो सकता है या फिर हाइड्रोक्साइड हो सकता है। धातु का कोई ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। जैसे अम्ल ले लीजिए आप HCl, जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड लेंगे तो क्या ले लेंगे, NaOH। तो यहाँ पे एक तो क्या बनेगा, जल, H2। अब ये Na और ये क्या बन जाएगा आपका Cl, तो क्या हो जाएगा NaCl। कुछ और भी ले सकते हैं, मान लीजिए HCl, इसका ऑक्साइड लेते हैं Na2O, तब भी वही होगा। देखिए एक तो जल तो बनना कन्फर्म है। अब ये Na और Cl क्या हो जाएगा, NaCl, तो ये हो जाएगा 2NaCl। ठीक है, तो ये लवण हो गया, क्या हो गया आपका, जल हो गया। तो इस तरह से क्रिया आपकी कंप्लीट हो गई, इसकी प्रॉपर्टी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वजह से लाइक करें, सब्सक्राइब करें।